यह कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। कहा जाता है कि गरीबी इंसान को इस हद तक तोड़ देती है कि वह अक्सर ऐसा रास्ता चुन लेता है जो उसे लालच के दलदल में फंसाकर सीधे मौत की अंधेरी खाई में धकेल देता है। तौबा तौबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत, चाहे सोना मिले या जवाहरात। अब मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दौड़ते दौड़ते अचानक रामू का टांगा एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उस जगह को देखते ही रामू का चेहरा ख्वाब से भर गया। उसने घोड़े पर चाबुक बरसाया, लेकिन घोड़ा 1 इंच भी नहीं हिला। चल रे, चलता क्यों नहीं है तू? ना मुराद, यहाँ क्यों रुक गया? मैं कहता हूँ चल। उसी पल रामू को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर टांगे पर बैठ गया हो। जब उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वहां एक बेहद लंबा और दुबला शख्स बैठा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन रामू जान चुका था। नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। हंसी की ठंडी आवाज, जाने दो मुझे। रामू ने टांगे की लगाम खींचकर भागने की कोशिश की, मगर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सका। चीखने की भयानक आवाज। यह घटना आज से लगभग कुछ महीने पहले की है, जब रामू दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। शहर में टांगा चलाना ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था, मगर जितना भी वह कमाता उसका ज़्यादातर हिस्सा उधार और पुराने कर्ज चुकाने में ही चला जाता था। बाबू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। खाना? पहले ये बताओ आज कितना कमाया? रामू चुपचाप जेब से मुड़े तुड़े नोट निकालकर अपनी पत्नी लक्ष्मी की तरफ बढ़ा देता है। ये रख लो। दिन भर टांगा हाँकने के बाद भी बस गिनी चुनी सवारियां ही मिली। बहुत देर तक चौक चौराहों पर खड़ा रहा, मगर किस्मत ने आज भी साथ नहीं दिया। घर में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। आटा, दाल, यहाँ तक कि चूल्हा जलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। और ऊपर से बच्ची की चप्पल भी टूट गई है। बताओ, इतने में घर कैसे चलेगा? सब्र करो लक्ष्मी, ऊपर वाला जरूर हमारे हालात ठीक करेगा। हाँ, लेकिन कब बदलेंगे ये हालात? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई है। अब तो मोहल्ले वालों ने भी उधार देना बंद कर दिया है। सब एक ही बात कहते हैं, पहले पुराना कर्ज चुकाओ, फिर उधार मांगने आना। बताओ, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? कब तक तुम्हारी उम्मीदों का सहारा लेकर बात टालती रहूं? बीवी की कड़वी बातों ने रामू को भीतर तक तोड़ दिया। वो मायूस और टूटा हुआ मन लेकर उसी वक्त टांगा लेकर घर से निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। रामू खुद भी भूख से बेहाल था, मगर घर के हालात ऐसे थे कि कोई उसे रोक भी नहीं सका। अब से देर रात तक सवारी की तलाश करूंगा, इतने कम पैसों में गुजारा नहीं होने वाला। रामू मन ही मन बड़बड़ाता हुआ बढ़ ही रहा था कि तभी बगल में रहने वाले बुजुर्ग पंडित जी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे रामू, इस वक्त कहाँ चले? रात में जरा जल्दी आने की कोशिश किया करो। तुम्हें तो पता है ना, बांध वाले बरगद के पास अक्सर अजीब हादसे होते रहते हैं। हंसी, अरे पंडित जी, ये सब अफवाहें हैं। उन रास्तों पर मेरा बचपन गुजरा है, और जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं उन्हें मानता ही नहीं। अब खैर, चलता हूँ। राम राम। रामू जिन भूत प्रेत और चुड़ैलों की बातों को सिर्फ कहानियां समझता था, चांदनी रात से उसे भला क्या डर होता। इसलिए उसने पंडित जी की चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया और टांगा हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। दिन रात टांगा हाँकने के बाद सिर्फ 200 रुपए, इतने पैसों में कैसे गुजारा होगा? अगर कर्ज चुकाता कर दूं तो घर वाले क्या खाएंगे? और इस बेचारे घोड़े को क्या खिलाऊंगा? या भगवान, आखिर ये गरीबी मेरा पीछा कब छोड़ेगी? रामू इन्हीं ख्यालों में उलझा टांगा हाँकता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक घोड़ा एकदम रुक गया। रामू ने चौंक कर चाबुक चलाया, लेकिन घोड़ा न आगे बढ़ा न पीछे हटा। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर बरगद के घने साए के नीचे पड़ी, जहां 2 लंबी आकृतियां बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं। अगले ही पल वे आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगीं। दोनों का कद करीब 7 फुट था। तन पर पुरानी लाल काली साड़ी जैसा कपड़ा, सिर पर उलझे बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। देखने में वे किसी पुराने जमाने की ठाकुराइन जैसी लग रही थीं। एक पल के लिए रामू का गला सूख गया कि कहीं ये चोर डाकू तो नहीं, लेकिन पहनावा देखकर तो ये किसी अमीर खानदान की मालकिन लग रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर निगाहें ऊपर उठाई ही थीं कि उनमें से एक आगे बढ़ी और अजीब मुस्कान के साथ बोली, हमें शहर के बाहर वाली पुरानी हवेली तक जाना है।
क्या तुम हमें लेकर चलोगे? रामू अभी जवाब सोच ही रहा था कि दूसरी औरत आगे बढ़ी। वहां एक शादी की दावत है, हमें उसी में शामिल होना है। तुम हमें पहुंचा दोगी तो हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। देखो बहन जी, आमतौर पर इस वक्त के बाद मैं टांगा नहीं चलाता, लेकिन अगर इतना जरूरी है तो दोनों के 300 रुपये लगेंगे। हम तुम्हें मुंह मांगा दाम देंगे। मुंह मांगा दाम सुनते ही रामू का डर कुछ कम हो गया। उसने उन्हें टांगे पर बैठाया और वहां से निकल गया। हैरानी की बात यह थी कि जो घोड़ा अभी तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था, वही घोड़ा बिना चाबुक के खुद खुद चल पड़ा। कुछ देर बाद पीछे बैठी दोनों में से एक धीमे स्वर में बोली, कल रात भी हमें इसी वक्त यहीं से गुजरना होगा। ये रास्ता याद रखना मियाँ। हाँ, हमें याद है। कल बड़ी महफिल सजेगी। कल हमें समय से थोड़ा पहले वहां पहुंचना होगा। अगर मैं कल भी इन्हें वहीं लेने पहुंच जाऊं तो कम से कम 300 रुपए और बन जाएंगे। अब हुजूराइन, अगर कल भी इसी तरफ आना हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम कल भी आए तो खाली हाथ नहीं लौटोगे। उस औरत ने इतना कहा ही था कि रामू की आंखों में फिर से चमक लौट आई। कुछ ही देर में टांगा शहर के बाहर पुरानी हवेली के पास पहुंच गया, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ वीरानी पसरी हुई थी। दोनों औरतें उसी सुनसान जगह पर टांगे से उतरी। फिर उनमें से एक ने अपनी पुरानी थैली में हाथ डाला और रामू की हथेली पर सोने के कुछ पुराने सिक्के रखते हुए बोली, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेचकर अपना दाम वसूल कर लेना। रात बहुत हो चुकी है, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम जल्दी घर के लिए निकल जाओ। इतना कहकर वो दोनों अंधेरे में गायब हो गईं। लेकिन रामू वहीं ठहर कर सोने के सिक्के देखता रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक सिक्के को रगड़ कर देखा, बिल्कुल असली थे। लालच और खुशी से उसका चेहरा खिल उठा। इसके बाद उसने जल्दी जल्दी टांगा मोड़ा और तुरंत घर के लिए निकल गया। सुनो जी, क्या ये सच में सोने के सिक्के हैं? भला कोई टांगे के किराए के बदले सोना देता है क्या? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे बताया ना, वो दोनों कोई पुरानी अमीर ठाकुराइन लग रही थीं। उनके लिए भला ये चंद सिक्के क्या मायने रखते होंगे? उनके पास तो ऐसी न जाने कितनी दौलत होगी। हंसी। लक्ष्मी के दिल में अजीब सी बेचैनी उतर चुकी थी। उसे बार बार लग रहा था कि यह दौलत साधारण नहीं है, लेकिन इस वक्त रामू की आंखों में लालच जड़ चुका था। अब देखती जाओ लक्ष्मी, हमारी किस्मत कैसे बदलती है। कल रात में फिर उसी जगह जाऊंगा और उन्हीं मेहमानों का इंतजार करूंगा। अगली रात रामू टांगा लेकर फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि बरगद के घने साए के तले वहीं 2 औरतें पहले से उसका इंतजार कर रही थीं। फरमाइए हुजूराइन, आज कहाँ चलना है? वहीं जहां कल गए थे। आज बारात आने वाली है और हमें जल्दी वहां पहुंचना है। तो फिर तशरीफ रखिए माई बाप, हम अभी चलते हैं। दोनों औरतें टांगे पर आकर बैठ गईं। रामू ने लगाम संभाली और टांगा फिर से शहर के बाहर वाली पुरानी हवेली की ओर निकल पड़ा। कल के मुकाबले आज मामला थोड़ा गंभीर था। पीछे बैठी दोनों औरतें आज एकदम खामोश बैठी थीं। कुछ देर बाद वे पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। चारों तरफ वही वीरानी पसरी हुई थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। टांगा रोकते हुए रामू ने गर्दन मोड़कर कहा, लीजिए हुजूराइन, हम आ गए। उनमें से एक ने इस बार भी रामू की हथेली पर सोने के कुछ सिक्के रखते हुए वही रटी हुई बात दोहराई, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इन्हें बेचकर तुम अपना दाम वसूल कर लेना। अब तुम जा सकते हो, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल हुजूराइन, बिल्कुल, शुक्रिया। दोनों औरतें सिक्के देकर वहां से आगे बढ़ गईं, लेकिन रामू की नजर उन चमकती हुई सोने की चीजों पर थी। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा, अगर मैं अभी यहीं रुक जाऊं तो ये दोनों लौटते वक्त फिर यहीं मिलेंगी। मैं इन्हें दोबारा बरगद तक छोड़ दूंगा तो फिर और भी सोने के सिक्के मिलेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। टांगा रास्ते के किनारे लगाकर यहीं इंतजार करता हूँ। रामू ने टांगा किनारे लगाया और गद्दी पर ही लेट गया, मगर दिन भर की थकान होने की वजह से कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 बजे अचानक ऐसी ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी कि रामू की नींद झटके से टूट गई और वो घबराकर उठ बैठा। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। दूर अंधेरे के बीच एक बारात उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी, जिसमें सभी लोग बेहद ऊंचे और दुबले दिखाई दे रहे थे। वो इंसानों जैसे दिखते जरूर थे, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं थे।
किसी के पैर जानवरों के खुर जैसे, किसी के हाथों के नाखून नुकीले पंजों जैसे और चेहरे पर भयानक मुस्कान। वो अजीबोगरीब बाराती आग की लपटों से खेलते हुए जश्न मना रहे थे। उनकी हर हरकत में ऐसी वहशत थी कि दूर से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। उसी पल बारात के बीच से एक औरत ने अचानक सिर घुमाया और सीधा रामू की तरफ बढ़ने लगी। या भगवान, ये क्या है? कहीं ये चुड़ैलों की बारात तो नहीं? इतना कहकर रामू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की। रामू ने अपनी परेशानियों से लड़ने के लिए एक अजीब रास्ता चुन लिया था। दौड़ते दौड़ते अचानक रामू का टांगा एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रुक गया। उस जगह को देखते ही रामू का चेहरा ख्वाब से भर गया। उसने घोड़े पर चाबुक बरसाया, लेकिन घोड़ा दस से मस न हुआ। चल, चलता क्यों नहीं है तू? यहाँ क्यों रुक गया? मैं कहता हूँ चल। उसी पल रामू को महसूस हुआ जैसे कोई पीछे आकर टांगे पर बैठ गया हो। जब उसने धीरे से पीछे पलटकर देखा तो वहां एक लंबी औरत बैठी हुई थी। हंसी की ठंडी आवाज, नहीं नहीं, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, जाने दो मुझे। रामू टांगे की लगाम खींचकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा दूर तक भाग ना सका। चीखने की भयानक आवाज, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर वो उस रात लालच में रुककर उस औरत का इंतजार ना करता तो शायद जिंदा बच जाता। उस आखिरी सवारी के बाद रामू कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। वो अपनी बीवी लक्ष्मी और अपनी 6 साल की बेटी को पीछे छोड़कर हमेशा के लिए खामोश हो गया। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आज भी रात के वक्त बरगद के उसी पेड़ के पास एक पुराना टांगा सवारी के इंतजार में खड़ा दिखाई देता है। और कभी कभी उसकी गद्दी पर वही लंबी औरत दिखाई देती है जिसने कभी आखिरी बार उसके टांगे में सफर किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।